Okay. So question number 1, आप बस ये स्टार्ट करते वक्त क्वेश्चन कुछ चीजों का ध्यान रखोगे. सबसे पहला क्वेश्चन पढ़कर आप पता करोगे व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन. व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन. आफ्टर दैट हम पता करेंगे कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बीच में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है. वो लिखने के बाद we will always prepare investment account, that is cost of control account. We will prepare minority interest account. Apart from that, we may have to prepare consolidated P&L, consolidated general reserve. फिर हमने याद करो करंट ईयर का प्रॉफिट पता करने के लिए सब्सिडरी का P&L अकाउंट बनाया था और फिर हमने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाया था. ये सब हमारे वर्किंग नोट का पार्ट होगा, ये सब हमें करना ही पड़ेगा. और अपार्ट फ्रॉम दैट मेन बैलेंस शीट बनाना है और उससे जुड़े हुए सारे नोट्स टू अकाउंट बनाने पड़ेंगे. लास्ट टाइम मैंने जो बैलेंस शीट बनाकर आपको दिया था वो मैंने आपको फॉर्मेट के हिसाब से नहीं दिया था. नॉर्मल बैलेंस शीट कैसे बनाना है वो ऐड करके मैंने सिखा दिया. आज हम प्रॉपर फॉर्मेट में सीखेंगे. जो कंपनी का फॉर्मेट होता है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इन दैट शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उस प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे. लास्ट टाइम मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था इसलिए मैंने फोकस बैलेंस शीट पर नहीं रखा था. माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, प्री कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पोस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस पर मैंने मेरा फोकस रखा था. चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Information. Following are the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited on 31st March 2017. Balance sheet date is 31st March 17. शेयर कैपिटल दिया है H लिमिटेड का, S लिमिटेड का. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है दोनों कंपनी का. जनरल रिजर्व दिया है दोनों कंपनी का. नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी दिया है. फिक्स एसेट्स दिया है. इन्वेस्टमेंट 65% शेयर्स इन एस लिमिटेड. तो होल्डिंग कंपनी ने कितना परसेंट सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया उसका परसेंट हमें यहां से मिल गया. करंट एसेट्स दिया है. ऑन 1st April 2016 द बैलेंस इन एस लिमिटेड वेयर. 1st April 16 का हमें बैलेंस शीट कब का दिया है, 31st March 17 का. और हमें ऑन 1st April 16 एस लिमिटेड के बैलेंस दिए गए हैं. पीएनएल में इतना था, मतलब ओपनिंग, और जनरल रिजर्व का ओपनिंग. H Limited acquired the share in S Limited on 1/10/16. This is the date of acquisition. You are required to prepare consolidated balance sheet of H Limited. तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन अब आपके सामने है, मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूं, आप समझते जाओ. ठीक है. चलो सबसे पहला कोई भी सम सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे व्हाट इज द डेट ऑफ एक्विजिशन. ओम, डेट ऑफ एक्विजिशन. हाँ सर 1/10/16 1/10 2016 2016. होल्डिंग कंपनी का शेयर 65% shares 65%. माइनॉरिटी इंटरेस्ट डेफिनेटली इट विल बी 35%. अब इतना लिखने के बाद ऑलवेज हमें जो अकाउंट बनाने हैं, ऑलवेज जो अकाउंट हमें बनाने हैं वो अकाउंट में ड्रॉ करके रख रहा हूं. आप लोग समझ लेना, फिर बाद में लिखना. इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड. Working note number 1. This is also known as cost of control.
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरी कंपनी को कंट्रोल करने का मेरे लिए कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलो मुझे बताओ बैलेंस शीट में कौन कौन सा रिजर्व है बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। तो कंसोलिडेटेड करते वक्त मुझे जनरल रिजर्व और पीएनएल दोनों को प्री और पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और प्री और पोस्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी। चलो ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस एस लिमिटेड, कौन कौन सा अकाउंट आपने बोला था बेटा? पीएनएल और जनरल रिजर्व। पीएनएल जनरल रिजर्व, पीएनएल जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व मतलब क्या? जब मैं नया बैलेंस शीट बनाऊंगा, आप एक काम करो, जो मैंने लास्ट वाला एग्जांपल दिया था, लास्ट वाला एग्जांपल, अगर वो पेज आप ओपन करोगे तो उसमें देखोगे पीएनएल के ब्रैकेट में मैंने एच लिमिटेड प्लस एस लिमिटेड का ऐड किया था। यस और नो? ओम मुझे रिप्लाई करो। इसमें उसमें ना बैलेंस शीट में देखो, हाँ हाँ तो वो बैलेंस शीट ना अब हमें नोट्स बनाना पड़ता है। याद करो बच्चा लोग, कंपनी में तो नोट बनाना पड़ेगा, वैसा तो बैलेंस शीट बना नहीं सकता जैसा लास्ट टाइम सिखाया था। तो उसके लिए कंसोलिडेटेड पीएनएल का अलग से वर्किंग नोट बनाऊंगा, और कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व का अलग से वर्किंग नोट बनाऊंगा, और इस वर्किंग नोट का फाइनल आंसर अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो वर्किंग नोट नंबर ये हो गया 2, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 5। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करके बनाया था, हाँ सर। इसमें प्री पोस्ट में हम डिवाइड करेंगे। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, इस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में ना लास्ट टाइम मैंने पीएनएल जनरल रिजर्व दोनों लिया था या सिर्फ पीएनएल था? क्या था अपने सब में? दोनों थे सर। दोनों थे। तो अगर आप देखोगे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट को मैंने ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें सबसे पहले पार्ट में मैंने लिखा था कैपिटल प्रॉफिट,
कैपिटल प्रॉफिट मतलब प्री, खरीदने से पहले का, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल दोनों का कॉमन, जनरल रिजर्व और पीएनएल के लिए कॉमन, कैपिटल प्रॉफिट जनरल रिजर्व और पीएनएल कॉमन, बट पोस्ट पीएनएल अलग लिखेंगे, जनरल रिजर्व अलग लिखेंगे। उसके लिए कम से कम मैं कितना लाइन चाहिए ना, मैं सब बताते जाता हूं। ये अप्रोक्सीमेटली 6 लाइन्स, 6 लाइन्स, 6 लाइन्स, 5 लाइन्स, 15 लाइन्स। अब इसके बाद बैलेंस शीट, जो अपना नॉर्मल फॉर्मेट है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो ऐसा आपको मालूम ही है, तो पहले इतना वर्किंग नोट चलो बना लो। इतने सारा लेजर ड्रॉ कर लो सब लोग, वर्किंग नोट। चलो यहाँ तक प्रिपरेशन हो गया सबका। देख लो मैंने क्या क्या बनाया है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट वो तो जैसे जैसे बनाते जाएंगे आप लिखते जाओगे। हर सब में ये सारे अकाउंट बना नहीं, आप ऐसा मानकर चलो।
ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलो ओम स्टार्ट करो। बैलेंस शीट का एक एक इफेक्ट बच्चा लोग, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। बैलेंस शीट का एक इफेक्ट जैसा हम इतने साल से पढ़ते आ रहे हैं। चलो बोलो, सबसे पहले क्या दिया बैलेंस शीट में? शेयर कैपिटल। तो ओके चलो स्टार्ट करो। यहाँ पर बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी। अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, अंडर शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल। एच लिमिटेड नोट्स टू अकाउंट वन। चलो वन अकाउंट बनाएंगे। पहला शेयर कैपिटल। ओम ऑथोराइज का डिटेल दिया है? नहीं सर, डायरेक्ट शेयर कैपिटल ही बोला है। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह कुछ दिया है? नहीं सर। एक शेयर कितने का पर शेयर वैल्यू दिया है? नहीं हाँ नहीं नहीं, वो भी नहीं दिया है? नहीं, डायरेक्ट वही है। ठीक है, तो लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट। एच लिमिटेड का 15 लाख। एच लिमिटेड का 15 लाख। बच्चा लोग मैं क्या करूं, एच लिमिटेड के साथ एस लिमिटेड ऐड कर सकता हूं? नहीं। रिप्लाई करो चैट के थ्रू। शेयर कैपिटल कभी भी एस लिमिटेड का यहां पर नहीं आएगा, तो एच लिमिटेड का पोस्टिंग कर देते हैं पहले। 15 लाख। ओके, एस लिमिटेड का कितना था ओम? 10 लाख। बच्चा लोग एस लिमिटेड का जो शेयर है वो डिवाइड होगा बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट 65% एंड 35%। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड के क्रेडिट में बाय शेयर कैपिटल एस लिमिटेड 6,50,000। कितना था वैसे कैपिटल, मैंने पूछा नहीं 10 मतलब। लाख। ओके, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बाय शेयर कैपिटल 3,50,000। नेक्स्ट, उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पहले एच लिमिटेड का मुझे बोल दो। 5 लाख। कंसोलिडेटेड पीएनएल में बच्चा लोग लिखो एच लिमिटेड 5 लाख। जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व इज 3 लाख। एच लिमिटेड कितना? 3 लाख। ध्यान से देखकर बोलना, गलती से एस का मत बोलना। नहीं नहीं। ओके, अब एस लिमिटेड का बच्चा लोग जो दिया है एस लिमिटेड का, तो हमने एस लिमिटेड का रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट बनाया है। कैन आई से दैट जनरल रिजर्व एंड पीएनएल इज क्लोजिंग एट द एंड ऑफ, जितना है उसका डिटेल है वो। कैन आई से इट इज क्लोजिंग? तो उसको कहां पर लिखूं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखूं या टू बैलेंस कैरीड डाउन करके लिखूं? टू बैलेंस कैरीड डाउन। ओके मानव बोलो, सॉरी ओम, हाँ पीएनएल सर। कितना एस लिमिटेड का? एस लिमिटेड का क्लोजिंग ना, एस लिमिटेड का क्लोजिंग 4 लाख पीएनएल का। जो बैलेंस शीट में दिया वो क्लोजिंग ही है। हाँ, और जनरल रिजर्व का 1,50,000। 1,50,000। बच्चा लोग बैलेंस शीट का एक एक इफेक्ट हम देते जा रहे हैं, और यहां पर लिख देते हैं बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट्स टू अकाउंट में लिखो, और इसके नीचे 5 लाइन छोड़ देना नोट्स टू अकाउंट में। अब यहां पर ना, जब तक मैंने बैलेंस शीट आपको आज तक जो सिखाया था वो कंसोलिडेटेड नहीं था,
तो इसके बाद ना मैं सीधा हेडिंग देता था नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। यहाँ पर ना एक नया पॉइंट आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट कौन सा? वर्किंग नोट नंबर 2। पोस्टिंग करो इतना। बबली किसी भी पोजीशन पर लगे, आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है और मैं फास्ट जा रहा हूं तो बोल देना। बबली कह रही है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जा रहा हूं। आपको जो पॉइंट नहीं समझेगा इमीडिएटली मुझे रोककर पूछ लेना। सर ये जो कंसोलिडेटेड पीएनएल एंड कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व है, फोर्थ और फिफ्थ वाला, वो हमें डबल कॉलम ही बनाना है ना, कि सिंगल कॉलम बनाएंगे तो चलेगा? सिंगल कॉलम बनाओ, डबल कॉलम बनाओ, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम चलेगा नहीं। ना सर? हाँ, इट इज अ ओके वर्किंग सर, नोट। ओके सर। हाँ, या मैं वापस बोल रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी भी किसी को लगे थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम, इमीडिएटली इंटरप्ट कर देना। मुझे लग रहा था तुम लोग फटाफट कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा था। तो जनरल रिजर्व पीएनएल एच लिमिटेड का कंसोलिडेटेड पीएनएल में, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में लिखा, लेकिन एस लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा टू बैलेंस कैरीड डाउन। मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के लिए लिखा नोट नंबर 2, बट वो नोट नंबर 2 अभी मैं डिटेल में नहीं बना सकता, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज जनरल रिजर्व कंसोलिडेटेड अमाउंट, what is consolidated P&L amount. So leave 5 lines for that. After that हम लिखते थे नॉन करंट लायबिलिटी, बट यहां पर एक नया पॉइंट आ जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फॉर दैट हम वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहे हैं। इस वर्किंग नोट नंबर 2 का जो फाइनल आंसर आएगा वो वहां पर जाएगा। यस बबली बच्चा, हो गया, आगे बढ़े। ओके, अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद हेडिंग दो अपना, जो नॉर्मल हेडिंग होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। बट क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी है क्या? यस है। चलो लिखो नेक्स्ट, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी। इसके लिए नोट नंबर 3 बना लेते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। एच लिमिटेड का 5 lakhs और एस लिमिटेड का 3,50,000। 5 lakhs and 3,50,000, total 8,50,000। नॉन करंट लायबिलिटी 8,50,000। नॉन करंट लायबिलिटी के बाद नेक्स्ट हेडिंग करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी
H limited, S limited. 2 lakhs and 1 lakh. 2 lakh, 1 lakh. Three lakh. टोटल अभी कर नहीं सकते. असेट्स, असेट्स में पहला नॉन करंट assets. Under non-current assets, property, plant and equipment, PPE, property, plant, equipment. उसमें tangible, property, plant, equipment, tangible. So tangible assets, H limited, S limited. 12 lakhs and 8 lakhs. 12 lakhs, 8 lakhs, 20 lakhs. इंटैंजिबल, बच्चा लोग, मैंने ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट बनाया ना, इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट, याद करो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर आ रहा था इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड से. Sir. तो मुझे अभी नहीं मालूम गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व, तो मैं यहाँ पर ना सिर्फ इनटैंजिबल लिखकर अमाउंट कॉलम में कुछ अभी लिख नहीं रहा हूँ. वहां पर गुडविल आएगा तो वर्किंग नोट नंबर का रेफरेंस देकर अमाउंट लिख दूंगा, नहीं आया तो नील कर दूंगा. समझी समझी. इसके बाद क्या दिया है? ओम, Investment. इन्वेस्टमेंट. बच्चा लोग इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया तो अकाउंट में लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. 8 lakh rupees. इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में गया 8 लाख. नेक्स्ट उसके बाद सर करंट असेट्स. सीधा करंट असेट्स दिया हुआ है. करंट असेट्स में कुछ बाइफरकेशन? नहीं सर, डायरेक्ट करंट असेट्स. ओके, करंट असेट्स. $10 lakhs and 12 lakhs. सर अभी वो एडजस्टमेंट. तो देखो यहाँ तक का पोस्टिंग में आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा. मैंने पुराने बैलेंस शीट का एक एक इफेक्ट दे दिया. पोस्टिंग का मार्क्स होता है, इतना भी पोस्ट करके आओगे तो मार्क्स मिल जाएगा. मतलब अभी किसी को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूरा नहीं भी आता है तो कम से कम इतना तो पोस्ट करके आ ही सकते हो. इतने पोस्टिंग का कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा. तो पोस्टिंग यहाँ तक हो गया तो फिर मैं स्टार्ट करूँ आगे. ओके चलो, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया था बच्चा?
सर ओपनिंग बैलेंस शीट डेट पे एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस और ओपनिंग दिया है बच्चा लोग, तो यहाँ पर एस लिमिटेड के ओपनिंग में लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर प्रॉफिट एंड लॉस का 1,50,000 और जनरल रिजर्व 50,000। ठीक है। बस सर बाद में इंफॉर्मेशन दिया है कि एक्वायरमेंट ये डेट पे है। ठीक है, अब इतना पोस्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बना है ना, ये क्लोज करेंगे। इससे पता चलेगा करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया। 2,50,000 और 1,00,000। बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। आ गया सबको प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हम प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे। ये एनालाइज ऑफ प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम एनालाइज करेंगे, कितना प्री वाला है कितना पोस्ट वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं ओपनिंग पीएनएल और ओपनिंग जनरल रिजर्व बोलूं, तो देखो आपको याद क्या रखना है, एक्विजिशन से पहले वाला प्रॉफिट, एक्विजिशन से पहले वाला प्रॉफिट प्री कैपिटल, एक्विजिशन के बाद वाला प्रॉफिट पोस्ट। तो 11016 के पहले प्री है ना, तो ये जो ओपनिंग है 1,50,000 पीएनएल का और जनरल रिजर्व का 50,000, ये कौन से कॉलम में लिखूं, कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट, प्री में या पोस्ट में? चलो, तो जैसा आप कह रहे हो प्री में लिखूंगा, तो मैं लिख देता हूं ओपनिंग पीएनएल इट इज 1,50,000, opening general reserve it is 50,000, profit for the year PNL जनरल रिजर्व। अब इस करंट ईयर के प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट मेरे बिजनेस खरीदने से पहले का है और कुछ प्रॉफिट मेरे बिजनेस खरीदने के बाद का है। सोच कर बताओ किस रेशियो में डिवाइड करूं। सिक्स मंथ प्री, 6 month पोस्ट, 6 month प्री, 6 months पोस्ट, 1:1। तो मेरा करंट ईयर में प्रॉफिट कितना आया था, 2,50,000। वो 2,50,000 में से 1,25,000 प्री का है, 1,25,000 पोस्ट का है। Similar to that, general reserve out of 1,50,000 pre, 50,000 post, total 3,75,000। बच्चा लोग ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई करने का, ये तीनों का टोटल शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग टोटल ऑफ एस लिमिटेड जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। $375 प्लस 125 ये कितना हो गया, 5 लाख प्लस 50, 5,50,000, और इन दोनों का टोटल करोगे 4 लाख प्लस 150, तो डेट इज 5,50,000।
मैच होना ही चाहिए, मैच नहीं हुआ मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। अब इसको डिवाइड करो बिटवीन एच लिमिटेड एंड माइनॉरिटी इन द रेशियो ऑफ 65 and 35. 2,43,750. 2,43,750. 131,250. 131,250. 81,250. 81,250. 43,750. 43,750. 32,500. 33. 32,200. 32,500. और 17,500. 17,500. तो अगर मैं माइनॉरिटी की बात करूं तो माइनॉरिटी वालों का प्रॉफिट कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का है, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनका सीधा सीधा कैपिटल और रेवेन्यू उनके अकाउंट में पोस्ट कर दो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्रेडिट साइड बाय कैपिटल प्रॉफिट बाय रेवेन्यू प्रॉफिट। क्यों फर्क नहीं पड़ता? अरे बच्चा, कैपिटल प्रॉफिट होगा तो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट को देना है, रेवेन्यू प्रॉफिट हो तो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट को देना है, उनको टोटल कितना देना है हम वो पता कर रहे हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट उनको देना है 131,250 और रेवेन्यू प्रॉफिट उन्हें देना है 43,750 प्लस 17,500। 61,250. 61,250। 250. बच्चा लोग सिर्फ लिखना नहीं, कहीं पर भी कठिनाई आए, डाउट आए, इमीडिएटली पूछ लेना। आपको सिर्फ कॉपी नहीं करना है। एनी डाउट प्लीज आस्क। ये तो चलो माइनॉरिटी वाला उड़ा दिया। अब बात करते हैं होल्डिंग। होल्डिंग का आप मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बताओ, कैपिटल प्रॉफिट कहां पर लिखूं? कैपिटल प्रॉफिट कहां लिखूं? ये जो एच लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट है ना 243,750, ये कहां पर लिखना है? दैट इज माय क्वेश्चन। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड। ओम, मेरी तरफ से 2 झापड़। Sorry, sir. कैपिटल प्रॉफिट 243,750 क्यों इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में गया ओम? रीजन क्या है? सर क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की वजह से वो हम अपना कैपिटल प्रॉफिट बना। हमारे खरीदने से पहले का प्रॉफिट है, मतलब जिसने मुझे ये बिजनेस बेचा होगा तो डेफिनेटली उसने ये प्रॉफिट अमाउंट कंसीडर करके मुझे बिजनेस बेचा होगा। हाँ सर, समझा समझा सर, सॉरी। अब रेवेन्यू प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा। एस लिमिटेड कंसोलिडेटेड पीएनएल में एस लिमिटेड का अमाउंट 81,250 और जनरल रिजर्व अमाउंट 32,500। रेवेन्यू प्रॉफिट है ना, इसलिए उनको पीएनएल में ऐड कर दिया। $8,93,750.
893,750, मतलब हमें टोटल 893,750 में खरीदना चाहिए था, बट हमने 8 लाख में खरीद लिया। वाओ, बिजनेस खरीद कर अपने को प्रॉफिट हो गया भाया। बोले तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व। चैट 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 एवरीवन चैट। $93,750। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्लोज। फाइव लाख 42,500। 5 लाख 42,500। टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो मुझे बताओ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अमाउंट कितना आया? 5 लाख 42,250 शायद से। ठीक है, और गुडविल तो आया नहीं, तो इनटेंजिबल के सामने नील लिख देना और आ जाओ। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए आपने 5 लाइन छोड़ा था ना, वहां पर लिख देना जनरल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 5, पीएनएल वर्किंग नोट नंबर 4 और कैपिटल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 1। ये सब जो वर्किंग नोट बनाया ना, वो सबका फाइनल आंसर। पीएनएल 581,250, जनरल रिजर्व कितना था? $332,500 और कैपिटल रिजर्व 93,750। $10,07,500। बैलेंस शीट का टोटल करो। कोई डाउट है प्लीज पूछो, डाउट है पूछो, शर्माना छोड़ डाल, डाउट अपना पूछ डाल, आजू बाजू मत देख, डाउट अपना पूछ डाल। सर ये जो वर्किंग नोट 4 और 5 बता रहे हो, उसको नोट्स टू अकाउंट में डायरेक्टली नहीं बता सकते? नहीं, नोट्स टू अकाउंट में उसे डायरेक्टली नहीं बता सकते। ओके ओके। मतलब उसको बताना है बताओ, फिर तुम्हारा नोट्स टू अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी ये हाँ मैंने सर। लिमिटेड एडजस्टमेंट्स लिए थे ना। अभी तो आगे धीरे धीरे करके पीएनएल से जुड़े हुए, जनरल लेजर से हुए एडजस्टमेंट अगर बढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें या तो ऐड या तो लेस लेस होगी, होगा, हाँ तो सर। फिर उधर रिजर्व एंड सरप्लस बहुत बड़ा हो जाएगा। समझा सर, ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू। 5 लाइन स्टैंडर्ड रखेंगे और उसको अलग से यहाँ पर कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व पीएनएल बना देंगे। ओके सर, समझा, थैंक यू। So is it clear to everyone? Any doubt please ask, otherwise आगे बढ़ते हैं।
तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझता हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके बच्चा लोग देखो क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Following are the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited on 31st March 16. शेयर कैपिटल दिया है, शेयर ऑफ 100 ईच, पीएनएल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नेगेटिव दिया है, माइनस में दिया है, ध्यान से देखो। फिर लाइबिलिटी दिया है, फिक्स्ड एसेट दिया है, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 7000 शेयर। तो एस लिमिटेड में टोटल कितने शेयर्स हैं? 10,000, जिसमें से 7,000 तो हमारे पास है, मतलब हमारे पास 70% होल्डिंग है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30%। फिर करंट एसेट्स दिया है। ऑन 1st April 15 बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड वेयर 31st March 16 क्लोजिंग डेट है, 1st April 15 ओपनिंग डेट है। ओपनिंग पीएनएल दिया है, ओपनिंग जर्नल रिजर्व। H Limited acquired the share in S Limited on 1/12/15 1/12/15 मतलब करंट ईयर में 8 महीना प्री, 4 महीना पोस्ट। You are required to prepare consolidated balance sheet. Homework. सिर्फ इसमें ये जो नया पॉइंट है ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, आप क्या करना जब पीएनएल रिकॉर्ड करना, पीएनएल तो एच लिमिटेड का पीएनएल विल बी 2 लाख माइनस 50 1,50,000 और एस लिमिटेड का पीएनएल विल बी 275 माइनस 40,000 2,35,000। प्रिलिमिनरी को मैंने पीएनएल के सामने एडजस्ट कर दिया, तो ये मेरा पीएनएल का क्लोजिंग मिला, एच लिमिटेड का, एस लिमिटेड का क्लोजिंग मिला। इज इट क्लियर? अब एक बार प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सेट ऑफ कर दिया तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जैसा कहता ना क्वेश्चन 1 डिक्टो वैसा ही करना है। होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो इतना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, following are the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited on 31st March 17 क्लोजिंग डेट। शेयर कैपिटल 100 का है, पीएनएल दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, असेट साइड फिक्स्ड असेट दिया, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 20,000 शेयर। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करके मुझे दो। होल्डिंग कंपनी का परसेंट कितना? होल्डिंग 80%, माइनॉरिटी 20%, फिर करंट असेट दिया, इसके बाद दिया है
On 1st April 16, the balances in P&L account of S Limited was 9 lakh. 1st April 16 को P&L का ओपनिंग बैलेंस मिल गया हमें 9 लाख का. H Limited acquired share in S Limited on 1st July 16. Date of acquisition मिल गया. There was an abnormal loss on 28th April, 48,000 in S Limited, and there was abnormal gain on 17/10 of 36,000 in S Limited. अब ये एडजस्टमेंट का एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या होगा, ये मैं जब आपको P&L अकाउंट एस लिमिटेड का डिटेल प्रेजेंटेशन बताऊंगा तभी एक्सप्लेन करूंगा. तब तक के लिए इसको हम साइड में रखते हैं और अपना नॉर्मल अब तक का जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका था वैसे स्टार्ट करते हैं. सेम उतने ही अकाउंट बच्चा लोग बनाओ जितना हमने बनाया था लास्ट सम में, एक्सक्लूडिंग कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व. कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व मत बनाना. और ये जो रिजर्व एंड सरप्लस एस लिमिटेड का 2 कॉलम बनाया ना, P&L और जनरल रिजर्व का कॉलम नहीं आएगा. क्यों? है ही नहीं ना यार, क्वेश्चन में सिर्फ P&L दिया है. सिमिलर टू दैट, जब आप ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना ना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें पोस्ट का जनरल रिजर्व कॉलम नहीं आएगा. क्यों नहीं है जनरल रिजर्व भाई? ठीक है, चलो फटाफट उतने अकाउंट बनाना स्टार्ट करो. P&L के लिए ना 6 लाइन, अपना मतलब जो जितना मैंने बोला था स्टैंडर्ड उतना.
डेट ऑफ एक्विजिशन क्या दिया था? 17 2016 होल्डिंग कंपनी कितना परसेंट 80%। और माइनॉरिटी का 20%। इतना लाइन मार्कर हो गया सबका, तो फिर हम स्टार्ट करें। चलो देन स्टार्ट करते हैं। ओम, सबसे पहले क्या दिया है? पहले शेयर कैपिटल दिया। शेयर कैपिटल, तो अपना बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, अंडर शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल, reserves and surplus. Share capital note number 1, reserves and surplus note number 2. Notes to account में first share capital, ऑथराइज कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट इन्होंने बोला है शेयर कैपिटल ऑफ ₹100। so authorized issued subscribed and paid up. Share of rupees how much? 100 each। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा लोग। एच लिमिटेड का टोटल कैपिटल कितना है? 40 lakhs divided by 100. So 40,000 equity share of rupees 100 each, fully paid up. ₹40 lakh. रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखकर नीचे 5 लाइन ब्लैंक रख देंगे। ओके, तो पहले 40 लाख का तो पोस्टिंग कर देते हैं। अब मुझे बताओ एस लिमिटेड में भी शेयर कैपिटल है। एक एक लाइन से जाना बच्चा, आगे पीछे भागेंगे ना तो सब गलत हो जाएगा। एस लिमिटेड का बोल। एस लिमिटेड का सर 25 lakhs 25 लाख है बच्चा लोग। एच कंपनी इसमें से होल्ड कितना कर रही है? 80%। 20 lakhs हो गया शेयर कैपिटल पोस्ट। नेक्स्ट सर, ये तो 5 lakhs रहेगा माइनॉरिटी में, 25 lakhs में।
5 lakh, my mistake. Next, उसके बाद है सर नॉन करंट लायबिलिटी, लाइन से जाओ. सॉरी पीएनएल, सॉरी पीएनएल, P&L, H लिमिटेड का कंसोलिडेटेड P&L में लिख दो 40 lakhs. 40. हाँ, H लिमिटेड का एस लिमिटेड का बैलेंस शीट में 15 lakhs दिया. टू बैलेंस कैरीड डाउन 15 लाख. यस, टू बैलेंस कैरीड डाउन 15 लाख. नेक्स्ट, उसके बाद सर नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटी. तो बच्चा लोग इधर पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी. दोनों का 10 lakhs. $20 lakh. 20 lakhs. उसके बाद सर करंट लायबिलिटी. करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी. 10 lakhs और 5 lakhs. उसके बाद सर फिक्स्ड असेट्स. तो लाइबिलिटी साइड हो गया है. हाँ सर. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, tangible, intangible. For tangible assets, note number 5, H limited, S limited. 30 lakhs और 25 lakhs. Total 55 lakh. उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट अमाउंट. इन्वेस्टमेंट बच्चा लोग हमने अकाउंट बनाया, अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32 lakhs. 32 lakh. उसके बाद सर करंट असेट्स.
करंट असेट्स 38 lakhs और 30 lakhs 38 लाख और 30 lakhs किसी को अगर नहीं भी आता है ना कंसोलिडेट कैसे किया जाता है, इतना भी पोस्टिंग करके आओगे तो मार्क्स तो मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो मार्क्स मिलेगा ना, इतना पोस्टिंग कर दिया है। डन सर। अभी एडजस्टमेंट है। चलो एडजस्टमेंट पर आते हैं। पहला वाला स्टार्टिंग पीएनएल एस लिमिटेड का दिया 9 lakhs बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 9 lakhs बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख। नेक्स्ट उसके बाद सर एक्स लिमिटेड अक्वायर शेयर्स ऑन 1/7 डेट दिया ये डेट दिया है, तो इससे हमें पता चलना चाहिए कितना प्री कितना पोस्ट। तो बच्चा लोग 3 मंथ प्री है, 9 मंथ पोस्ट है। करंट ईयर में जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 3 मंथ पोस्ट 9 मंथ, सॉरी 3 मंथ प्री 9 मंथ पोस्ट। अब ये जो बच्चा लोग मैं प्री पोस्ट में डिवाइड करता हूं, 12 महीने के प्रॉफिट को 3 महीना 9 महीने में डिवाइड किया, ऑन द अजम्पशन दैट द प्रॉफिट हैज अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ऐसा हो सकता है किसी मंथ में ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, किसी मंथ में प्रॉफिट ही नहीं हुआ होगा, बट जब मैं प्री पोस्ट में डिवाइड करता हूं तो इस अजम्पशन पर डिवाइड कर रहा हूं कि पूरे साल भर मेरा प्रॉफिट कांस्टेंट था। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली देखने जाए तो एक्चुअली इतना पॉसिबल नहीं कि इवनली हो हर महीने प्रॉफिट, बट प्री पोस्ट में डिवाइड करने के लिए या तो मेरे पास एक्चुअल रिकॉर्ड्स हो कि किस महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, किस महीने में कितना लॉस हुआ। और जब मेरे पास एक्चुअल रिकॉर्ड्स नहीं होते तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पूरे साल के प्रॉफिट को इवनली डिवाइड कर दो between pre and post on the assumption that the profit has been accrued evenly throughout the year. लेकिन अगर मैं एबनॉर्मल चीजों की बात करूं, जैसे आग लग गई, लॉस बाय फायर, चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट, तो ये कुछ ऐसे एबनॉर्मल खर्चे हैं जो इवनली स्प्रेड नहीं हो सकते। तो अगर मुझे कुछ एबनॉर्मल चीजों का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ऐसे एबनॉर्मल आइटम हटाने के बाद हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसको हम इवनली डिवाइड कर सके। अगर मुझे मालूम है कि किसी मंथ में लॉस हुआ बाय फायर ₹1 लाख, मेरा बिगनिंग में प्रॉफिट था 5 लाख, एट द एंड द ईयर प्रॉफिट हो गया 10 लाख, और लॉस बाय फायर ड्यूरिंग द ईयर हुआ 1 लाख। तो मुझे बताओ करंट ईयर में कितना रिकरिंग प्रॉफिट हुआ होगा, रिकरिंग नेचर वाला प्रॉफिट। बिगनिंग में 5 लाख था, ड्यूरिंग द ईयर आग लग गई, 1 लाख का लॉस हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिकॉर्डिंग लॉस बाय फायर, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखते हो ना लॉस बाय फायर, लिखने के बाद फाइनल नेट प्रॉफिट आया 10 लाख। क्लोजिंग नेट प्रॉफिट मतलब ये क्लोजिंग 10 लाख है, क्लोजिंग। तो हमें पता करना है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना रिकरिंग प्रॉफिट होगा। जस्ट वेरी गुड। अरे रिस्पॉन्स करो यार,
कौशिक वेरी गुड, दीप्ति वेरी गुड, रिद्धि, ईशा लवली। अब काफी लोगों ने 4 लाख बताया, उन लोगों ने क्या किया 5 और 1 6 लाख, और 6 लाख को 10 लाख से कंपेयर करके 4 लाख। अरे गधो, ये लॉस है, लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट पहले तो 4 लाख हो गया होगा, 5 - 1 4 लाख, तो पूरे साल का रिकरिंग प्रॉफिट हुआ होगा 6 लाख। जिनको 4 लाख है उन्होंने क्या किया 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, लॉस बाय फायर को भी ऐड कर दिया और उसको 10 लाख से कंपेयर किया। अरे लॉस है, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा। तो 5 लाख का अगर पहले से प्रॉफिट था तो 1 लाख लॉस की वजह से प्रॉफिट सिर्फ 4 लाख रह गया होगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर 10 लाख है, मतलब डेफिनेटली थ्रू आउट देयर मैंने 6 लाख कमाया होगा। क्लियर टू एवरीवन? ऐसे अगर एबनॉर्मल गेन हुआ है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, ऐसा गेन जो हर बार नहीं होता, एबनॉर्मल गेन, लॉटरी लग गई, कोई विनिंग इनकम आ गया, तो ऐसी इनकम जो रिकरिंग नेचर की नहीं है, एबनॉर्मल नेचर की है, तो ऐसे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन हटाकर मुझे नॉर्मल रिकरिंग प्रॉफिट पता करना है, जो मैं उसे इवनली स्प्रेड कर सकूं। Abnormal loss and abnormal gain cannot be divided in the ratio of 3:9, because these losses and these gains are not accrued throughout the year. They are generated on a specific date. I cannot divide this loss by fire or abnormal gain in 3:9 ratio. तो सर क्या करेंगे इसका, कैसे डिवाइड करेंगे इसको? तो बच्चा लोग इसको डिवाइड नहीं करना है। अगर लॉस बाय फायर प्री पीरियड में है तो प्री में लिख देना, लॉस बाय फायर पोस्ट पीरियड में तो पोस्ट में लिख देना, एबनॉर्मल गेन प्री का है तो प्री में लिख देना, एबनॉर्मल गेन पोस्ट का है तो पोस्ट में लिख देना। वो जिस पर्टिकुलर पीरियड का है उसे उसी पर्टिकुलर पीरियड में पोस्ट करो। मतलब अगर ये वाला एग्जांपल मैं दूं जो मैंने अभी लिखा है, ये वाला, इसमें मैं क्या करूंगा मालूम है, ये 6 लाख को 3:9 में डिवाइड करूंगा बिटवीन प्री एंड पोस्ट। लेकिन ये जो लॉस बाय फायर हुआ है ना 1 लाख का, मैं पता करूंगा कौन सी डेट पर हुआ है, कौन सी डेट पर हुआ है। इफ दैट डेट बिलोंग्स टू प्री पीरियड तो प्री में लिख दूंगा, इफ दैट डेट बिलोंग्स टू पोस्ट पीरियड तो पोस्ट में लिख दूंगा। मैं क्या बोलती है तुम लोगों को समझती है? ओके तो अब ये जो 6 लाख का कैलकुलेशन है ना, ये कैसे कैलकुलेट करे, तो मैं उसके लिए ऐसा कोई वर्किंग नहीं कराने वाला हूं। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा 6 लाख अपने आप आ ही जाएगा। कैसे? तो लॉस हुआ है ना, लॉस, तो मुझे बताओ पीएनएल के डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? खर्चा कहां पर लिखते हैं, डेबिट में या क्रेडिट में? माय गॉड, इसके लिए इतना सोचना पड़ेगा? हाँ चलो ठीक है। ओम, हाँ सर। कौन सी डेट का लॉस बाय फायर है, मतलब लॉस, There was an एबनॉर्मल abnormal लॉस? loss हाँ on 20th April, 48,000. 20th April to 28. 28. okay, abnormal loss amount 48,000. okay, फिर There was an abnormal gain on 17th October.
एबनॉर्मल गेन किस साइड लिखो बच्चा लोग? सेवनटीन क्या बोला था बेटा? 17th October. ओके, बाय 36,000 का. एबनॉर्मल गेन 36,000. ओके, फिर और कुछ? नहीं सर, बस अभी खत्म. तो क्लोज करो, करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा. ₹6,12,000. अब बच्चा लोग ये जो 6,12,000 रुपए ना, 6,12,000, इस 6,12,000 को मैं प्री और पोस्ट में डिवाइड करूंगा इन द रेशियो ऑफ 3:9, दैट इज 1:3. बट ये जो एब नॉर्मल लॉस है, डेट देखो कभी है, अप्रैल, प्री पीरियड में आ जाएगा. और गेन कभी है, अक्टूबर, ये पोस्ट पीरियड में आ जाएगा. वो प्री पोस्ट में कहां पर करते हैं? वो प्री पोस्ट में हम एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में करते हैं. हम प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं, कितना प्री वाला है, कितना पोस्ट वाला है. तो हमने सारा पोस्टिंग कर दिया है, तो अब हम एनालाइज करते हैं प्रॉफिट का. चलो, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस. ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस 9 लाख. प्रॉफिट फॉर द ईयर divided in the ratio of 1:3. 6,12,000 को बच्चा लोग 1:3 में डिवाइड करेंगे. 2,04,000. अच्छा, एक मिनट. 1,50,000. सॉरी, कितना? 1,00,000. आराम से, आराम से. 1,50,000. 53,000. 53. 4,59,000. 4,59,000. 59,000. नेक्स्ट, Closing profit. अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस. 28 अप्रैल को है एबनॉर्मल लॉस, तो प्री में माइनस हो जाएगा 48,000. एबनॉर्मल गेन 1710 को है. कितना गेन है? 36. टोटल $11,01,000. 11,01,000 बराबर कर भाई, माइनस होगा ना ये. 9 लाख प्लस 153 माइनस 48,000. 10,05,000. 1,05,000. 10,05,000. और तुमको मैंने क्रॉस वेरीफाई करना सिखाया, चेक करो राइट है या नहीं. तो 10,05,000 प्लस 4,95,000, दैट शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग. एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन को डिवाइड क्यों नहीं किया? सबको समझ में आया?
चलो ठीक है, अब डिवाइड कर दो एच लिमिटेड में और माइनॉरिटी में। परसेंटेज है 80%, 20%। 80% and 20%। 8,40,000 8,40,000 8,04,000 and 2,01,000। $3,96,000 3,96,000 $99,000 अब अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं तो ये माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी के अकाउंट में चला जाएगा। होल्डिंग का कैपिटल प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में जाएगा। होल्डिंग का पीएनएल रेवेन्यू प्रॉफिट कंसोलिडेटेड पीएनएल के वर्किंग नोट में चला जाएगा। पोस्टिंग कर देते हैं बाय कैपिटल प्रॉफिट बाय रेवेन्यू प्रॉफिट। बबली अनम्यूट करो। यस सर। आ रहा है? हाँ सर। अभी फास्ट लग रहा है? नहीं सर, थैंक यू। हाँ। सर गुडविल है 3,96,000 कितना आया? 3,96,000 3,96,000। $8,09,000। 8 लाख ना? हाँ सर 8,09,000 है। देख ध्यान से। मैंने 2,10,000 लिख दिया था बराबर है सर 8 लाख। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से गुडविल मिल गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल गया, कंसोलिडेटेड पीएनएल मिल गया। वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल 3,96,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट
8 लाख और कंसोलिडेटेड P&L 43,96,000. $43,96,000. So total $1,26,96,000. सो इसमें 2 पॉइंट नए कवर हुए, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन. अगर आपके क्वेश्चन में दिया है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो आपको उसका क्या करना है, आप उसे P&L अकाउंट आपने जो बनाया है उसमें पहले पोस्ट कर दो. गेन है तो क्रेडिट में लिखो, लॉस है तो डेबिट में लिखो. वो पोस्ट करने के बाद P&L अकाउंट क्लोज करो तो उससे हमें पूरे साल का प्रॉफिट मिलेगा. जो पूरे साल का प्रॉफिट दिया होगा, जो पूरे साल का प्रॉफिट आया, इसे आप डिवाइड कर दो बिटवीन प्री एंड पोस्ट वाला रेशियो, और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन को प्रॉफिट एनालाइज करते वक्त जिस पर्टिकुलर मंथ, जिस पर्टिकुलर डेट का वो लॉस या गेन है, उस पर्टिकुलर पीरियड में उसे पोस्ट कर दो, आइदर इन प्री और इन पोस्ट. Is it clear? Any doubt, please ask. Okay. चलो ठीक है. अब नया कॉन्सेप्ट एक इसमें, H लिमिटेड, S लिमिटेड, ये दो अलग अलग कंपनी है या एक ही कंपनी? दे बोथ आर सेपरेट कंपनी और वन कंपनी. रिप्लाई फास्ट. सेपरेट कंपनी और वन कंपनी? So they both are separate company. They both are separate company. So it might possible that during the year certain goods has been sold by H limited to S limited or by S limited to H limited. ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ गुड्स H ने S को भेजा है या S लिमिटेड ने H को बेचा है. अगर ड्यूरिंग द ईयर दोनों ने एक दूसरे को कभी गुड्स बेचा है, देन इन दैट केस H लिमिटेड ने समझो पहले गुड्स बेचा, ऐसा मानकर चलो,
और क्रेडिट में बेचा है, तो एच लिमिटेड की बुक्स में डेटर्स आएगा, एस लिमिटेड की बुक्स में क्रेडिटर आएगा। दो अलग अलग कंपनी, दोनों अपना अपना रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन जब एट द एंड ऑफ द ईयर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डेटर्स पैसा लेना है एस लिमिटेड से, क्रेडिटर पैसा देना है एच लिमिटेड को, दोनों अपनी बुक में आ जाएंगे। क्या करूं बोलो? ऐसे टाइप का सम थियरी हमने अमालगमेशन टॉपिक में पढ़ा है। ऐसे लायबिलिटीज को, ऐसे असेट्स को क्या करें? ऐसी लायबिलिटी, ऐसे असेट्स को हम क्या करेंगे? Cancellation of intercompany debts. Cancellation of intercompany debts. So entry for that, creditor account debit to debtors account. Creditor account debit to debtors account. लेकिन मान लो ऐसा सिचुएशन है, यहां पर डेटर 1 लाख है, बट यहां पर क्रेडिटर 80,000 है। डेटर 1 लाख है, क्रेडिटर 80,000 है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक की बुक में बोलता है पैसा लेना है 1 लाख और दूसरा बोलता है पैसा देना है 80,000? बोलो बोलो, चल चल। ड्यू टू नॉट एरर, खुशबू, ड्यू टू कैश इन ट्रांजिट। समझो ये क्या है? कैश इन ट्रांजिट। एस लिमिटेड ने एस लिमिटेड ने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट रिलीज कर दिया 20,000 का। जैसे एस लिमिटेड ने पेमेंट किया, एस लिमिटेड एंट्री पास करेगा, क्रेडिटर टू बैंक 20,000। लेकिन शायद एनईएफटी आरटीजीएस करने में सामने वाले बैंक अकाउंट में अब तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आया नहीं। तो जब तक एच लिमिटेड को पैसा नहीं मिलेगा, एच लिमिटेड एंट्री पास नहीं कर सकता बैंक टू डेटर्स। उसने अब तक ये एंट्री पास नहीं किया, बट हम ऑलरेडी ये एंट्री पास कर चुके हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट से तो पैसा जा चुका है। तो वो जो डिफरेंस होगा ना, उसे हम बोलेंगे कैश इन ट्रांजिट। ओम, बराबर बोला था आपने, कैश इन ट्रांजिट। तो मैं ऐसा एंट्री करूंगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 80,000, कैश इन ट्रांजिट डेबिट 20,000, टू डेटर 1 लाख। क्रेडिटर में से लेस हो जाएगा, डेटर में से लेस हो जाएगा, कैश इन ट्रांजिट कैश और कैश इक्विवेलेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। कैश इन ट्रांजिट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही समझो, एस लिमिटेड की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है और एच लिमिटेड की बुक्स में बिल्स एस लिमिटेड की बुक में बिल्स पेबल है और एच लिमिटेड की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल है। तो हम ये लायबिलिटी भी कैंसिल करेंगे। फॉर दैट एंट्री विल बी बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो कैंसिलेशन वाला एंट्री हमने अमालगमेशन में पढ़ा था,
ऐसे यहां पर कैंसिलेशन होगा एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। Is it clear? अब समझो एच लिमिटेड ने कुछ गुड्स बेचा है या एस लिमिटेड ने कुछ गुड्स बेचा है, और डेफिनेटली जब वो गुड्स बेचेंगे तो कॉस्ट पर तो नहीं बेचेंगे, वो तो अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करने के बाद ही बेचेंगे। उनका जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो लेने के बाद ही बेचेंगे। तो समझो ड्यूरिंग द ईयर एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को गुड्स बेचा है। पहले एक एग्जांपल लेता हूं, H2S और फिर बाद में H2H। एच लिमिटेड ने गुड्स बेचा है एस लिमिटेड को एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 10 लाख रुपए का गुड्स प्रॉफिट 2 लाख रुपए लेकर 12 लाख में बेचा। और समझो एस लिमिटेड ने अब तक ये गुड्स नहीं बेचा, अनसोल्ड है, तो कहना इसे एस लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में 12 लाख होगा। एस लिमिटेड जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो कहना इसे वो बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख। अब समझो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रहा है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में स्टॉक एच लिमिटेड का जो रहेगा वो एच लिमिटेड का लिखेंगे और एस लिमिटेड का लिखेंगे 12 लाख। तो आप ये समझो जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा हूं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो एच लिमिटेड ने जो गुड्स खरीदा था 10 लाख में वो अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख रहा है 12 लाख पर। जबकि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड से, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। और अभी जस्ट मैंने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हमें अनरियलाइज प्रॉफिट इधर से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसा प्रॉफिट नो डाउट जो एच लिमिटेड ने कमाया लेकिन अभी एस लिमिटेड के पास पड़ा हुआ है। जब आप एच लिमिटेड का अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे तो वो बोलेगा उसने 2 लाख कमाया, लेकिन जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो आप वो प्रॉफिट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको वो प्रॉफिट कैंसिल करने के लिए एच लिमिटेड की बुक में एंट्री पास करनी होगी। एच लिमिटेड एंट्री पास करेगा, P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, एच लिमिटेड ये एंट्री पास करेगा, तो यहां पर लेस स्टॉक रिजर्व हो जाएगा 2 लाख। तुम मुझे बताओ एच लिमिटेड ने फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ये एंट्री पास किया होगा या नहीं? सोचकर बताना। एच लिमिटेड ने खुद का जब बैलेंस शीट बनाया होगा तो ये एंट्री पास किया होगा या नहीं? डेफिनेटली नो। ये तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त हमें ऐसा करना पड़ेगा। ये तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए अलग से एंट्री कर रहे हैं।
एच लिमिटेड ये जब एंट्री पास करेगा तो इसका इम्पैक्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कहां जाएगा? पहला, स्टॉक से माइनस होगा। दूसरा, जब बच्चा लोग आप कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बनाते हो ना, ये यहां पर माइनस होगा स्टॉक रिजर्व। कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बनाते हो, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हो, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते वक्त माइनस हो जाएगा। मैं क्या बोली, समझी? सर तो इसमें डिपार्टमेंट में तो हम माइनस स्टॉक रिजर्व करते हैं ना उनके बैलेंस शीट में, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा? तो फिर नहीं समझा, वापस बोलो आप। डिपार्टमेंटल अकाउंट में सर हम ये डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है, ये दो अलग अलग कंपनी है और वो कंपनी के अंदर का डिपार्टमेंट था। ओके सर, समझा। हाँ 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 हाँ। ओके, बच्चा लोग, मुझे ना लेक्चर खत्म करने से पहले अगर मैं बोलूँ ना लेक्चर इज ओवर, तो बस रिमाइंडर देना, अली सर को कुछ बात करनी है आप लोगों से। ओके, सो ये पॉइंट समझा सबको? बच्चा लोग, ये कब ऐसा करेंगे? जब एच ने एस को बेचा, जब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को बेचा तो ये इफेक्ट। अब उल्टा इफेक्ट, अब दूसरा सोचते हैं। ये पहला एग्जांपल, होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा तो होल्डिंग टू सब्सिडरी। अब आते उल्टा, सब्सिडरी टू होल्डिंग। एस लिमिटेड ने गुड्स बेचा एच लिमिटेड को एट 25% ऑन कॉस्ट। तो समझो 10 लाख का गुड्स एस लिमिटेड ने खरीदा, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया 2,50,000 और 12,50,000 में एच को दे दिया। अब एच लिमिटेड ने समझो ये गुड्स नहीं बेचा, अनसोल्ड, तो एच लिमिटेड का क्लोजिंग स्टॉक 12,50,000। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त स्टॉक, इसमें एच लिमिटेड 12,50,000 लिखेगा और एस लिमिटेड का जो कॉस्ट होगा वो लिखेगा। तो अब ध्यान से समझो, ये गुड्स एस लिमिटेड ने ओरिजिनली कितने में खरीदा था? 10 लाख में, बट ये गुड्स उसने एच लिमिटेड को 12,50,000 में दिया। क्या एच लिमिटेड ने ये गुड्स बेचा? सो आंसर इज नो। इट मींस एच लिमिटेड के गोडाउन में जो गुड्स पड़ा है उसमें एस लिमिटेड का प्रॉफिट इंक्लूड है। जो अब तक अगर मैं ओवरऑल बात करूं, एस लिमिटेड ने कमा लिया, आई एम नॉट सेइंग कि एस लिमिटेड ने नहीं कमाया, लेकिन जब मैं ओवरऑल कंसोलिडेट करने की बात कर रहा हूं, कंसोलिडेट करने की बात कर रहा हूं, तो नहीं कमाया। देन इन दैट केस मुझे ये प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो नाउ एच लिमिटेड विल पास एंट्री P&L account debit to stock reserve. P&L account debit to stock reserve. Now this entry will be passed in the books of S Limited. यहाँ पर माइनस स्टॉक रिजर्व 2,50,000। अब P&L का क्या करेंगे? तो मेरा वापस वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ये एंट्री एस लिमिटेड ने पास कर लिया है या पास नहीं किया है? वेरी गुड, ये एंट्री एस लिमिटेड ने पास नहीं किया है। तो मुझे बताना, ये जो मैं P&L अकाउंट बनाता हूं, ये जो P&L अकाउंट बनाता हूं, ये जो P&L अकाउंट बनाता हूं, इसमें लिखूं टू स्टॉक रिजर्व? यस और नो, इसमें लिखूं या नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन।
वेरी गुड, लवली। यहां पर स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा। पीएनएल अकाउंट में एस लिमिटेड के स्टॉक रिजर्व इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर हम वही पोस्टिंग करते हैं जो कंपनी ने ऑलरेडी पास्ट में एंट्री कर लिया था। कंपनी ने ये वाली एंट्री तो पास किया ही नहीं था, हेंस ये पीएनएल अकाउंट में नहीं आएगा, ये एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा, और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में टोटल के बाद आएगा, अलग से टोटल के बाद इसलिए आएगा क्योंकि मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट में से अब तक वो माइनस हुआ ही नहीं है। तो पहले मैं नॉर्मल टोटल निकाल लूंगा, उसके बाद यहां पर स्टॉक रिजर्व माइनस कर दूंगा। सर प्री में माइनस करोगे या पोस्ट में? दैट डिपेंड्स। मैंने वो स्टॉक कब बेचा, प्री में बेचा या पोस्ट में बेचा? क्वेश्चन में डेट दिया होगा कि वो गुड्स कब बेचा था, प्री में बेचा होगा तो प्री में माइनस कर देना, पोस्ट में बेचा होगा तो पोस्ट में माइनस कर देना। देखो एच ने बेचा तो टेंशन ही नहीं, पीएनएल कंसोलिडेटेड पीएनएल में माइनस होगा, कंसोलिडेटेड पीएनएल में माइनस, स्टॉक रिजर्व बैलेंस शीट से माइनस। लेकिन एस लिमिटेड ने बेचा होगा तो पीएनएल एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में से माइनस होगा, टोटल के बाद, या तो प्री में या तो पोस्ट में, या तो प्री में या तो पोस्ट में, दैट डिपेंड्स। बेचा कब? प्री में बेचा तो प्री में माइनस करना, पोस्ट में बेचा तो पोस्ट में माइनस कर देना, और स्टॉक रिजर्व अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टेटमेंट में से माइनस होगा। Is it clear? Any doubt? Please ask. Okay.